नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहां पर जिस विषय को पढ़ेंगे वो है हमारी चट्टानें, अर्थात कितने भी जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उस संरचना में किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पूरा पढ़ चुके थे, अर्थात वहां पर हमने क्रस्ट को पढ़ा था, वहां पर हमने मेंटल को पढ़ा था, कोर को पढ़ा था। उन मेंटल, क्रस्ट और कोर के आंतरिक सतह में कैसे टेम्परेचर बढ़ता है, उस वृद्धि की स्थिति, उनमें कौन कौन सी खनिज पदार्थों की अधिकता है वो पढ़ा था। साथ में ही चट्टानों का स्वरूप ग्रेफाइट हो, ग्रेनाइट हो या आपकी बेसॉल्ट की चट्टानें हो या अन्य प्रकार की, उनके भीतर कैसी स्थितियां हैं वो सब पढ़ा था। तो वही जो चट्टानें हैं जो पाई जाती हैं उन आंतरिक क्षेत्रों में, वो कौन कौन सी चट्टानें हैं, कैसे निर्मित होती हैं और क्या उनके निर्माण की प्रक्रिया है, उसके विषय में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे तो हम जब चट्टानों की बात करते हैं तो उसे हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे सेडिमेंट्री हो, और तीसरा जो मेटामॉर्फिक होता है आपकी आग्नेय, अवसादी और कायांतरी चट्टानें। लेकिन अगर हम उनके संग्रह स्वरूप की बात करें तो यह हमको तीन प्रकार से नहीं 6 प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, और इन 6 प्रकार में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मैं कुछ के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे टेलेस्फर है, टेलेस्फर में आपका सिलिका पाई जाती है, आपका सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, कई प्रकार का। इसी प्रकार क्वार्ट्ज जो पत्थर होते हैं, क्वार्ट्ज चट्टानों में आपका सिलिका मुख्य रूप से पाई जाती है। इसी तरह तीसरे प्रकार की जो हैं पायरोक्सिन, पायरोक्सिन में खासतौर से ऑक्साइड पाए जाते हैं। किसके ऑक्साइड? कैल्शियम के ऑक्साइड हो सकते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड हो सकते हैं, सिलिका के ऑक्साइड हो सकते हैं। इसके बाद ही आपकी माइका पाई जाती है। माइका तो आप जानते हैं, वो माइका अपने आप में ही नाम है। इसके साथ ही ओलिवियन प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, और इनमें आपके सिलिका और अन्य प्रकार की मैग्नीशियम इत्यादि के संग्रह की स्थिति अधिक होती है। और सबसे छठी है एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक की प्रकार की जो चट्टानें हैं उसमें भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड पाए जाते हैं, खासतौर से कैल्शियम के, मैग्नीशियम के। हालांकि इन पर प्रश्न कभी नहीं आए कि टेलेस्फर, क्वार्ट्ज और माइका जैसे इन पर प्रश्न आए हैं कि इनमें कौन से संग्रह का स्वरूप है। प्रश्न जो मुख्य रूप से आया है वो आपका इग्नियस रॉक्स पर आया है, मेटामॉर्फिक पर आया है, सेडिमेंट्री पर आया है। तो इनको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, जब हम आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं तो ये हमारी पृथ्वी के निर्माण के समय की सबसे प्रथम चट्टानें हैं, सबसे प्रारंभिक अवस्था की, इन्हीं की, इसलिए इसका नाम ही आग्नेय। आग्नेय का मतलब है आग से निकली हुई, क्योंकि पृथ्वी जब आग का जलता हुआ गोला थी या सूर्य से जब निकली, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म थी। बहुत ज्यादा गर्म होने की स्थिति में पृथ्वी में धीरे धीरे जो लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में ठंडे होने की प्रक्रिया हुई, और ठंडे होने के बाद जो वास्तविक धरातल उभर कर सामने आया वो आग्नेय प्रकार की चट्टानों का था। तो ये पृथ्वी के निर्माण के समय की स्थिति है। इसका मतलब है कि ये ज्यादातर चट्टानें जो हैं सबसे प्राचीनतम है और लावा निर्मित हैं, अर्थात जितना भी प्रकार का भूकंपीय और ज्वालामुखी संरचना के आधार पर जितना मैग्मा निकला, लावा निकला, उसके स्वरूप के आधार पर निर्मित हुई हैं, अर्थात सबसे प्राचीनतम, सबसे प्रारंभिक दौर की चट्टानें हैं। इसी कारण इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, वलय पाए जाते हैं, अर्थात ये लेयर्स नहीं है, इनमें वलय पाए जाते हैं, अर्थात ये घूमी हुई ऐसी, जैसे अगर आप और अरावली क्षेत्र में गए हैं भारत के, क्योंकि ये उस भी दौर की सारी आग्नेय प्रकार की ही चट्टानें, तो अरावली को आप जब छुएंगे तो अरावली के या नजदीक जाकर देखिए तो उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी रेखाएं खिंची हुई दिखाई पड़ेंगी आपको अरावली में, लेकिन ये परतें नहीं है, ये खिंचाव है, ये वलय के कारण संरचना, खिंचाव, दबाव, वायुमंडलीय दाब या बहुत सारे वायुमंडल के परिवर्तनों के कारण इनमें कई रेखाएं बन गई जिन्हें हम वलय कहते हैं, वलय बन गए हैं, ना कि परतें हैं। इसलिए परत रहित ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनमें फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि प्रारंभिक दौर में जीवाश्म था ही नहीं, जीव जंतु वनस्पतियां था ही नहीं, तो जीवाश्म होने की कोई स्थिति भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टानें परत रहित हैं और
जीवाश्म का अभाव होता है। लेकिन इनमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी बहुमूल्य धातुएं हो सकती हैं? जैसे सोना है, चांदी है, निकल है, क्रोमियम है। तो इस तरह की जो धातुएं हैं वो आग्नेय प्रकार की चट्टानों में अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, पाई जाती हैं। इनके कुछ नाम ध्यान रखिएगा अगर प्रश्नों में पूछ ले। जैसे आपकी ग्रेवो है, ग्रेवो एक आग्नेय प्रकार की चट्टान है। विसाल्ट है या बेसाल्ट भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं पर बिसाल्ट मिल जाता है, तो ये लिखने की अलग स्थिति है। तो बिसाल्ट या बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें हैं। ग्रेनाइट, ये बहुत पूछा जाता है। ग्रेनाइट में बहुत बार प्रश्न आया है, ये ध्यान रखें। ग्रेवो में और ग्रेनाइट में सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं, क्योंकि ग्रेफाइट भी एक होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो मेटामॉर्फिक होता है, लेकिन ग्रेनाइट जो होता है सबसे प्राचीनतम चट्टानों का स्वरूप है। साइनाइट है, डायोराइट है, रायोलाइट है, पेरिडोडाइट है। ये सब रेडियो एक्टिव प्रकार की चट्टानें हैं। रेडियो एक्टिव प्रकार के तत्व इनमें पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम कुछ इस तरह से है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रेवो, बिसाल्ट, ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट, रायोलाइट, पेरिडोडाइट, तो ये कुछ नाम है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का पश्चिमी तट का क्षेत्र है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी पश्चिमी बेल्ट भी है। साथ में सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्थिति जो है वो है सतपुड़ा की, अरावली की, विंध्य रेंज की। ये सब की सब जो डेक्कन प्लेटू से जुड़ती हुई या पश्चिमी घाट से जुड़ती हुई चट्टानें हैं, ये हैं। इसी की तरह हम अमेरिका में देखते हैं तो रॉकी पर्वत का जो क्षेत्र है वो भी प्राचीनतम स्वरूप का ही क्षेत्र है। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आग्नेय स्वरूप पाया जाता है। तो इस तरह की दुनिया की और भी बहुत सारी चट्टानें हैं जो कहीं न कहीं आग्नेय प्रकार की हैं। ये सबसे प्रारंभिक दौर की हैं। दूसरी स्थिति जो है वो है अवसादी, सेडिमेंट्री। शब्द से ही आप समझिए अवसाद, अवसादी। अवसाद का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट, गंदगी, जो अवशेष बच गए वो। तो इसका मतलब है कि जो ऋतु परिवर्तन लाखों वर्षों में हर वर्ष होता है, जो जलवायु का परिवर्तन हुआ, क्योंकि जलवायु का ही परिवर्तन था जिसमें डायनासोर गायब हो गए। तो जो जलवायु का परिवर्तन हुआ, वनस्पति बनी और वनस्पति बिगड़ी या नष्ट हुई, जीवाश्म आया, जीवाश्म नष्ट होने की स्थिति जिसमें भूकंप हो सकते हैं, जिसमें ज्वालामुखी हो सकते हैं, ऋतु परिवर्तन हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, मौसम की बहुत सारी दशाएं हो सकती हैं। और अब तो स्थिति ये भी है कि मानवीय क्रियाकलाप भी शामिल हो सकते हैं। उन सभी के कारण जब आग्नेय चट्टानें टूट गईं, बिखर गईं, तो उनके जो ऊपरी हिस्से थे वो गायब हो गए और उसकी वजह से जो अवशेष बच गए वही अवसादी चट्टानें कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टानों के ही जो अवशेष बच गए विभिन्न कारणों से, उन्हीं को हम अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसलिए आग्नेय प्रकार से ही निर्मित हुई अवसाद हैं। ये परतदार हैं, क्योंकि अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग जलवायु परिवर्तनों में, अलग अलग ढांचे में इनका परिवर्तन हुआ। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लाखों वर्षों में जो परिवर्तन हुआ वो लेयर बनती चली गई। मान लीजिए जैसे बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है, तो बाढ़ एक साल आई, उसके ऊपर फिर से लोग रहने लगे, फिर से अगले साल बाढ़ आई, फिर से वो नष्ट हुआ, वो पूरा धरातल बराबर हो गया, फिर से उसके ऊपर नई मिट्टी जमा हो गई, नए अवसाद जमा हो गए, फिर से ये प्रक्रिया फिर अगले साल शुरू हो गई बाढ़ की। तो ये जो लेयर बनती चली आती हैं एक के ऊपर एक, वैसी ही प्रकार की स्थिति इनमें पाई जाती है। जीवाश्म वाली हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह विभिन्न परिवर्तनों से गुजरी हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कोयला हो सकता है, ध्यान रखिएगा, हमारा धारवाड़ का क्षेत्र, हमारा गोंडवाना का क्षेत्र, ये बिल्कुल ऐसी चट्टानों से निर्मित है जो कोयला के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। चूना पत्थर हो सकता है, जैसे आपका चित्रकूट का क्षेत्र चूना पत्थर के लिए बहुत बड़ी मात्रा में प्रसिद्ध है। बालू पत्थर हो सकता है, जैसे हमारे जितने भी नदी क्षेत्र हैं उनमें बालू पत्थर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। शिल का क्षेत्र हो सकता है, या जिसे हम कीचड़ पत्थर कहते हैं, सिल कहते हैं, जो हमारे दलदली क्षेत्र हैं उनमें, उन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। समुद्र किनारे के क्षेत्र हो सकते हैं। तो ये सब ऐसी ही रॉक्स हैं, ध्यान रखिएगा, आग्नेय से निर्मित हैं, विभिन्न परिवर्तनों के कारण परतदार होती हैं, जीवाश्म वाली होती हैं, जैसे कोयला, चूना पत्थर, बालू पत्थर, सिल इत्यादि। मेटामॉर्फिक या कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं? ये अवसादी के बाद की प्रक्रिया है, अर्थात आग्नेय चट्टानों या अवसादी चट्टानों पर जब जलवायु का परिवर्तन,
वायुमंडलीय विभिन्न दशाएं, जिसमें बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, ज्वालामुखी परिवर्तन हो सकता है, भूकंप की दशाएं हो सकती हैं, या अन्य प्रकार की ऐसी स्थितियां और अब मानवीय स्थितियां भी, जिसके कारण चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं, अर्थात उनकी मूल संरचना बचती ही ना ही आग्नेय प्रकार की चट्टानों की मूल संरचना बचती है, ना ही अवसादी प्रकार की चट्टानों की मूल संरचना बचती है। तो ऐसी जो संरचनाएं बनती हैं उसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे सर्पिल है, ध्यान रखिएगा, जिनमें से सर्पिल है, नाइस, इस पर प्रश्न बहुत बार आया है, सिस्ट हो सकता है, साइनाइट निस हो सकता है, क्वार्टजाइट पर भी प्रश्न आया है, मार्बल पर भी प्रश्न आया है, फाइलाइट हो सकता है और ग्रेफाइट। तो सबसे ज्यादा जो फेमस हैं उसमें ग्रेफाइट है, क्वार्टजाइट है, मार्बल है, संगमरमर या मार्बल, नाइस है, और बाकी हैं सर्पिल, सिस्ट, साइनाइट निस और फाइलाइट। तो ये कुछ ऐसी चट्टानें हैं जिन्हें हम रूपांतरित या कायांतरित होते हुए देखते हैं, अर्थात आग्नेय से बनते हुए या अवसादी से बनते हुए देखते हैं। और ये पूरी दुनिया में जगह जगह पाई जाती हैं, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो इन दोनों ही चट्टानों से परिवर्तित होकर बना है। अगर हम दूसरी बात करें, यदि हम ये देखें कि कौन सी चट्टान किसमें बदलती है, जैसे आग्नेय से वो कायांतरित में बदलती है, या हम ये कहें इग्नियस से मेटामॉर्फिक, और अवसादी से जो कायांतरित में बदलती है, या सेडिमेंट्री से आपकी मेटामॉर्फिक, तो कौन कौन सी चट्टानें हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिन पर अक्सर प्रश्न आते हैं। जैसे सबसे पहले आग्नेय चट्टानों से मेटामॉर्फिक में बदलने वाली चट्टानें जो हैं, उसमें सबसे प्रमुख है ग्रेवो। ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख है ग्रेवो। ग्रेवो जो है वो रूपांतरित होकर मेटामॉर्फिक सर्पिल में बदलती है। ये ध्यान रखिए, ग्रेवो जो है वो सर्पिल में बदल जाती है। दूसरी है ग्रेनाइट, बड़ी फेमस है, ग्रेनाइट को जरूर याद रखिएगा। ग्रेनाइट जो है वो बदलती है नाइस में। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित कायांतरित होकर मेटामॉर्फिक होकर वो नाइस में बदलती। इसी तरह बेसॉल्ट की चट्टानें हैं, बेसॉल्ट की एम्फीफोलाइट में बदलती है पहले, और एम्फीफोलाइट से वो सिस्ट में बदलती है। बेसॉल्ट की चट्टानें एम्फीफोलाइट में बदलती है और एम्फीफोलाइट से वह सिस्ट में बदल जाती है। ये उसका दोहरा चरण होता है, अर्थात पहले बेसॉल्ट की चट्टानें एम्फीफोलाइट में बदली, तो एम्फीफोलाइट भी एक कायांतरित रूपांतरित मेटामॉर्फिक है, और फिर एम्फीफोलाइट जो है वो सिस्ट में बदल जाती है। इसी तरह साइनाइट है जो साइनाइट निस में बदलती है। ध्यान रखिएगा, साइनाइट का जो परिवर्तन है वो साइनाइट निस में बदलती है। ये कुछ रॉक्स हैं जिन पर प्रश्न आए हैं। और इसी तरह जब हम अवसादी चट्टानों की बात करते हैं तो कुछ अवसादी चट्टानें हैं जो कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक में चली जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले जैसे कोयला पत्थर है। कोयला पत्थर जो है वो एंथ्रोसाइट में बदलता है। एंथ्रोसाइट भी अपने आप में कोयला ही कहलाता है, लेकिन वो मेटामॉर्फिक प्रकार की स्थिति होती है। और एंथ्रोसाइट से फिर उसका अगले चरण में भी बदलाव है जो ग्रेफाइट में बदलता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट का जो स्वरूप है वो कोयला पत्थर पहले एंथ्रोसाइट में बदलता है और एंथ्रोसाइट से चला जाता है ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट कोयले का ही एक प्रकार है, ये ध्यान रखिएगा, जो स्वरूप में अवसादी में वो कोयला पत्थर है, और जब वो है रूपांतरित परिवर्तित होकर मेटामॉर्फिक में जाता है तो ग्रेफाइट बनता है। इसी तरह कीचड़ पत्थर या हम सिल की बात करें तो ये कीचड़ पत्थर या सिल है। तो सिल जो पहले बदलेगा वो स्लेट में बदलेगा। स्लेट आपने देखा होगा, सिल जो है वो पहले स्लेट में बदलेगा और स्लेट जो है वो फिर फाइलाइट में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, सिल जो है वो पहले आपका स्लेट में बदलता है, स्लेट से बदलता है वो फाइलाइट में। तो इसका भी दोहरे चरण का परिवर्तन है। इसके साथ ही चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो है वो आपका मार्बल या संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर जो है वो मार्बल या संगमरमर में बदल जाता है। इसी तरह आप सैंडस्टोन या बालू पत्थर की बात करें तो बालू पत्थर या सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा, बालू पत्थर या सैंडस्टोन जो अवसादी प्रकार का है वह क्वार्टजाइट में जो मेटामॉर्फिक है उसमें बदल जाता है। तो ये कौन सी चट्टानें किसमें बदलती हैं, कोई परिवर्तन कैसे होता है, वो सारा विषय था।
और ये चट्टानों वाला हिस्सा खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगले चरण में भूकंप और ज्वालामुखी जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में घटित होते हैं, क्योंकि आंतरिक क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं तो उसके आंतरिक क्षेत्र में जो घटित होते हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।